बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। हम लोग वेस्ट की ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था फिज़िकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट कि क्या हो सकते हैं कि फ़िज़िकल मेथड, हम उसके बारे में देखेंगे कि हम कौन कौन से प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पहले देखा था कि हमने कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, डिपेंड करता है कि जो वेस्ट है उसकी फ़िज़िकल नेचर क्या है। मीन कि वेस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है या वोलेटाइल है या सेमी सॉलिड फॉर्म है, और इसकी क्या क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं और उस वेस्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट मेथड देखे थे फ़िज़िकल ट्रीटमेंट के कि क्या हो सकते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो सकती है, सेकेंडरी के बाद जो टर्शरी ट्रीटमेंट होती है उसको हमने कहा था कि ये पॉलिशिंग ऑफ वेस्ट है। ठीक है, कि एंड प्रोसेस हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट था उसी तरह हमारे पास क्या है कि हम पॉलिशिंग करते हैं कि दूसरी तरह कि जो भी वेस्ट है उसकी पॉलिशिंग हो रही है, या आप सिंपली कह दें कि ये टर्शरी ट्रीटमेंट टाइप की होती है। तो हमने ये पीछे देख लिया था। आज हम देखते हैं कि फ़िज़िकल जो है हमारे पास मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट है, उसके अंदर हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। मीन हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि फेज़ की सेपरेशन कर लें कि हमारे पास अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर हैं, तो उनके अंदर से जो डिफरेंट फेजेस जो मटेरियल हैं उनको सेपरेट आउट कर दें। ठीक है, ताकि जैसे हमारे पास क्या है कि हम सॉलिड फेज़ को अलग कर दें, लिक्विड फेज़ को अलग कर दें, या अगर गैस फेज़ है उसको अलग करें, और साथ साथ हमारे पास जो है लिक्विड फेज़ है या कोई और सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं कि आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट हमारे पास है फेज सेपरेशन स्टेप। ठीक है, ये फेज सेपरेशन मेथड के इसके अंदर हम जो है डिफरेंट फेजेस को सेपरेट आउट करते हैं। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स the separation of component of a mixture that are already in two different phases। के अगर हमारे पास जो मिक्सचर है उसके अंदर दो डिफरेंट तरह की फेजेस है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, या तो सेडिमेंटेशन कर दें, मीन उसकी कोई प्रेसिपिटेशन कर दें। अगर सॉलिड सब्सटेंसेस है तो वो क्या होगा, अंडर द ग्रेविटी वो क्या है नीचे बैठ जाएगा, तो वो क्या हो गया, सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि सेडिमेंटेशन होती है, या डिकेंटिंग होता है हमारे पास। कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो ऊपर अगर आ जाए हमारे पास जैसे झाग की तरह, तो हम उसको अलहदा से सेपरेट आउट कर दें। तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, डिकेंटिंग का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास जो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटिंग है और मोर easily accomplish with the simple equipment, कि हमारे पास सिंपली हम बड़े आसानी के साथ इनको कर सकते हैं। या सम टाइम हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी को यूज़ करते हैं कि ताकि हमारे पास जो ये सेपरेशन का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इन मैनी केसेस दिस सेपरेशन मस्ट बी एडेड बाय द मैकेनिकल मीन्स, particularly filtration and sanctification। जो हमने कोई फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है, कि फिल्ट्रेशन में भी आपको पता है कि जो हमारे पास लिक्विड मटेरियल है और जो सॉलिड होता है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। या फिर हम सेंटिफिकेशन करते हैं कि हाई स्पीड पर उनकी रोटेट करवाते हैं। तो रोटेट करवाने से हमारे पास क्या है कि ये जो डिफरेंट फेजेस हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन के लिए सम टाइम हमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मींस भी चाहिए होता है कि इलेक्ट्रिकली हम इसको मशीन के थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू जो है इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। या इसके अलावा हमारे पास क्या, फ्लोटेशन इज यूज टू ब्रिंग सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर और फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल टू द सरफेस ऑफ अ सस्पेंशन। के फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है, मीन जो हम झाग बनाते हैं हाई स्पीड पे किसी भी सब्सटेंस को रोटेट करवाएं, सोल्यूशन को रोटेट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाए, ऊपर जैसे हमारे पास झाग सी बन जाती है तो हम उस झाग को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वो सरफेस के ऊपर आ जाती है ना झाग, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे तो वो ऊपर आ जाते हैं, तो नीचे जो है वो दूसरे मटीरियल रह जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास क्या होता है कि फ्लोटेशन का प्रोसेस होता है, तो वो भी सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स को लेके आने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ dissolved air flotation, air is dissolved in the suspended medium under pressure and come out
of solution when the pressure is released as minute air bubbles attached to the suspended particles which cause the particles to float at the surface. अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो सस्पेंडेड मीडियम है उसके अंदर एयर को पास करते हैं, ठीक है। जब हाई प्रेशर के ऊपर एयर पास हो रही है तो क्या होगा वहाँ पे जैसे ही हम एयर का प्रेशर कम करेंगे तो एयर क्या होगी, दोबारा वापस एयर जो है सरफेस की तरफ आना शुरू हो जाएगी, मीन बबल्स बनाना शुरू हो जाएगी। तो वो उस लिक्विड मटेरियल की सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जब ये बबल्स की फॉर्म में, बुलबुलों की फॉर्म में हमारे पास जो है सरफेस पे आएगी तो उसके साथ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी अटैच हुए होंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जो सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो वेस्ट के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा, एयर के साथ जो है वो पार्टिकल्स जो है वो बबल बना के सरफेस पे आ जाएंगे और वो दूसरे मटेरियल से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या था कि हम फेज सेपरेशन कर दें। An important and often difficult waste treatment step is emulsion breaking, in which the colloidal size emulsions are caused to aggregate and settle form a suspension। के एक प्रोसेस हमारे पास क्या हो सकता है कि emulsion जो हमारे पास बनी होती है हम उनको ब्रेक कर दें, ठीक है। emulsion हमें पता है कि या ऑयल इन वाटर होती है या वाटर इन ऑयल होता है, कि दो जब डिफरेंट लिक्विड आपस में मिक्स हुए होते हैं तो हमारे पास वो इमल्शन बनाते हैं। और सम टाइम हमें इनको बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की भी ज़रूरत पड़ती है कि मीन स्ट्रॉन्ग सी हमारे पास क्या हो, इमल्शन बन जाए। अब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इमल्शन है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी क्या होगा कि हमें कुछ एडिशनल मटेरियल ऐड करने पड़ेंगे जो कि इमल्शन को ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है। कि वो क्लाइडल साइज से, आपको पता है कि इमल्शन क्लाइड्स की एक टाइप है, तो वो क्लाइडल साइज से क्या हो जाए कि उसका साइज बड़ा हो जाएगा जब किसी भी पार्टिकल्स का, ठीक है, एग्रीगेट हो जाएंगे वो या फ्लक्चुएट हो जाए तो क्या होगा, पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से सेटल डाउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, इमल्जन ब्रेकआउट हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक हमारे पास डिफ़िकल्ट स्टेप है कि हम जो है इमल्जन को ब्रेक डाउन कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है एग्रीगेट हो जाएंगे और जब पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा तो वो सस्पेंशन के अंदर से नीचे बैठ जाएंगे, तो उससे हमारे पास सेपरेट आउट हो सकते हैं। एजिटेशन मीन्स शेकिंग एट हाई स्पीड, या हीट दे दें या एसिड ऐड कर दें, और द एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज and aluminium salt may be used for this purpose. The chemical additive act as flocculating agent to cause the particle to stick together and the settle down। हमारे पास क्या है कि हम इमल्शंस को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मीन उसकी शेकिंग करने से कर सकते हैं, या उसको हीट करें या उसके अंदर से एसिड उसके अंदर पास आउट करें, तो या फिर कोई दूसरे सब्सटेंसेस, कोई भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ऐड कर दें। तो अभी क्या है, ये एक्ट करते हैं एज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट के तौर पे। फ्लोकुलेटिंग एजेंट वो होता है कि जब हम इनको इमल्जन में या कोलाइड्स में डाल रहे हैं तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो मीन वो एग्रीगेट हो जाएंगे। एग्रीगेट होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल साइज जो है जब बड़ा होगा तो वो इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस था कि फेज को हम सेपरेट कर सकते हैं कि मिक्सचर के अंदर से अगर दो फेजेस हैं तो हम चाहे उसकी सस्पेंशन की जो है सेडिमेंटेशन कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें, या उसकी इमल्जन को ब्रेक डाउन कर लें, तो ये डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फेज को सेपरेशन कर सकते हैं। सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास है कि फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस कर लें, कि एक फेज से जो मटेरियल है एक फिजिकल स्टेट में है तो उसको दूसरी फिजिकल स्टेट के अंदर ले जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये फेज ट्रांजिशन हो गया, कि एक फेज से उसने दूसरे फेज के अंदर ट्रांजिशन हो गई है हमारे पास, ठीक है। द सेकंड मेजर क्लास ऑफ फिजिकल सेपरेशन is that of a phase transition in which a material changes from one physical state to another। ये एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट जो है मटेरियल चेंज कर लेता है। इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट जो है हम सेपरेट करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा, मीन लिक्विड से वो जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड फेज से गैस फेज में वो आ रहा है।
तो वो क्या होगा, जल्दी से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, उसको अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर दो मिक्सचर भी है तो हम उसके अंदर से डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट लिक्विड्स को या सेपरेट आउट कर सकते हैं और उनकी फेज चेंज हो सकती है। मीन लिक्विड से वो गैस वेपर फेज में आ रहा है, मीन गैस फेज में आके उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। It is best exemplified by the distillation which is used in treating and recycling solvents के ये कहाँ यूज़ हो रहा होता है कि solvents की डिफरेंट ट्रीटमेंट या रिसाइकलिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, या वेस्ट ऑयल या एक्वस फिनोलिक वेस्ट xylene contaminated with paraffins from histological laboratories and mixture of ethyl benzene and styrene कि ये हमारे पास जो है ज़्यादातर कहाँ यूज़ हो रहा है डिस्टिलेशन का प्रोसेस के, जब हम सॉल्वेंट्स की रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं या वेस्ट ऑयल की रिसाइकलिंग कर रहे हैं, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, या एक्वस फिनोलिक वेस्ट है, या हमारे पास ज़ाइलिन और पैराफिन जो है हमारे पास जो है टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज वगैरह के अंदर जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, तो उसकी सेपरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। या अगर हमारे पास कोई इथाइल बेंजीन वगैरह है और स्टाइलिन है, इनकी सेपरेशन को के लिए जो है ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस distillation bottoms, still bottoms which are often hazardous and polluting। ठीक है कि हमारे पास जो है डिस्टिलेशन प्रोड्यूसेस डिस्टिलेशन बॉटम्स। ओके, कि हमारे पास क्या है कि डिस्टिलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ मिक्सचर के अंदर से तो हम कुछ सॉल्वेंट्स वगैरह सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस उसके अंदर रह जाते हैं वो फिर भी हजार्डस हो सकते हैं या उसके अंदर पोल्यूशन कॉजिंग मटेरियल हो सकते हैं। इनके अंदर दीज कंसिस्ट ऑफ अनएवेपोरेटेड सॉलिड्स, सेमी सॉलिड टार्स और स्लजीज फ्रॉम द डिस्टिलेशन के जो मटेरियल सेपरेट आउट हो गए, ठीक है, जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए वो तो सेपरेट आउट हो जाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे पास जो सेमी सॉलिड जो सॉलिड टाइप मटेरियल रह जाएंगे जो कि एवेपोरेट नहीं हो सके, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो सकता है कि वो पोल्यूशन कॉज भी कर सकते हैं, या डिस्टिलेशन की वजह से वो हमारे लिए के डिस्टिलेशन के बाद भी वो हमारे लिए प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। The specific examples with their hazardous waste numbers are distillation bottoms from the production of acetaldehyde from ethylene, hazardous waste number ये इनके स्पेसिफिक नंबर दिए हुए हैं कि इसका इतना नंबर है hazardous का, ये कितना ये हमारे पास हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम इथाइलिन की जो है वहाँ से आ गया, एंड स्टिल बॉटम फ्रॉम द टोलिन रिक्लेमेशन डिस्टिलेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइसल्फोटोन। तो हमारे पास क्या है कि एसिटाल्डिहाइड की आ सकते हैं या फिर टोलिन आ सकती है कि जो डिस्टिलेशन की रिकवरी के बाद हमारे पास आ रही होती है, तो वहाँ पे जो वेस्ट बन रहा है वो भी हमारे पास क्या हो सकता है कि हार्मफुल हो सकता है। The landfill disposal of these and other hazardous distillation bottom used to be widely practiced but is now severely limited। कि हमारे पास क्या है कि पहले ये होता था कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर लेते थे, जो उसकी रिमेनिंग्स रह जाती थी उसको लैंडफिल में डंप कर दिया जाता था, लेकिन अब ये हमें पता है कि जो इसकी बॉटम्स हैं या स्टील बॉटम जिसे हम कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन के बाद जो एंड मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सेमी सॉलिड सा मटेरियल है, तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो उसको भी अब हम क्या करते हैं कि ऐसे ही लैंडफिल के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, बल्कि उसकी भी अगर ट्रीटमेंट करनी होती है तो उसको भी ट्रीटमेंट करके फिर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। एक और स्टेप प्रोसेस हमारे पास जिसको हम कहते हैं वेपरेशन। ठीक है, कि इसके अंदर से जो लिक्विड मटेरियल्स हैं वो उसको वेपोरेट करवा देना। मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि वाटर है, वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर वेस्ट जो हमारे पास है उसके अंदर अगर वाटर है तो उसको हम वेपोरेट कर देंगे। वेपोरेशन इज यूजली एम्प्लॉयड टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द एक्वस वेस्ट टू कंसनट्रेटेड। हमें पता है कि वाटर अगर निकल जाएगा तो वो जो जितना भी मटीरियल है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अ स्पेशल केस ऑफ दिस टेक्निक इज thin film evaporation in which the volatile constituents are removed by heating a thin layer of liquid or sludge where spread over a heated surface। हमारे पास प्रोसेस क्या करते हैं कि कोई भी एक हीटेड सरफेस है उसके ऊपर क्या करते हैं ये स्लज वेस्ट को या जो भी लिक्विड है या वेस्ट वाटर है हमारे पास उसको
फैला देते हैं उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। नीचे से क्या है, वो हीटेड सरफेस है, वो गर्म है, तो जिसकी वजह से हीट अप होने से वाटर क्या होगा, वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। हमें पता है जितना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि थिन फिल्म इवेपोरेशन की तरह करें। ये नहीं है कि एक ही जगह पे सारा जो है वेस्ट मटेरियल डाल दें, बल्कि उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके डालें। जितनी पतली लेयर होगी उसकी, उतनी ज़्यादा हमारे पास जल्दी वाटर जो है इवेपोरेट होगा, क्योंकि सरफेस एरिया जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा और जो है इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ड्राइंग फॉर दी removal of solvent or water from a solid or semi solid which is a sludge, or the removal of solvent from a liquid or suspension is very important operation because water is often the major constituent of the waste products। कि हमारे पास, हमें पता है कि वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल्स हैं उसके अंदर से भी वाटर को रिमूव कर सकते हैं, या जो हमारे पास लिक्विड सस्पेंशन है उनके अंदर से भी जो है हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। सच एज स्लजेस ऑब्टेन फ्रॉम इमल्शन ब्रेकिंग, के हमारे पास जो इमल्शन ब्रेकिंग है उसके अंदर भी क्या है कि ज़्यादातर पानी होता है, ठीक है। ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शंस बनी होती हैं, तो वहाँ से भी हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं। इन फ्रीज ड्राइंग द सॉल्वेंट यूजली वाटर इज सब्लाइम फ्रॉम अ फ्रोजन मटेरियल, कि हम लोग सब्लिमेशन का प्रोसेस कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि पहले सॉलिड है, सॉलिड वाटर किस फॉर्म में आ सकता है कि जब हम उसकी फ्रीजिंग कर दें, ठीक है। अब फ्रीज करने के बाद जो है हाई प्रेशर के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम इसकी सब्लिमेशन कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको इस तरह भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। Hazardous waste, solid and sludges are dried to reduce the quantity of water to remove the solvent or water that might interfere with the subsequent treatment process। कि हम यहाँ से सॉल्वेंट को निकाल लेंगे, या जैसे डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, या वाटर को निकाल लेंगे जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस है, ताकि हमारे पास अगली ट्रीटमेंट आसान हो जाए। एक तो हमारे पास क्या होगा कि जो उसका वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा, और साथ साथ हमने क्या वाटर या फिर सॉल्वेंट्स उसको सेपरेट आउट कर दिया। एंड टू रिमूव दी हैजर्डस वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, के हमारे पास जो अगली ट्रीटमेंट है, हमने अगर वोलेटाइल कंपोनेंट्स वगैरह को भी सेपरेट करना है या अगली ट्रीटमेंट करनी है तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। डी वाटरिंग कैन ऑफर बी इम्प्रूव्ड with the addition of a filter aid such as diatomaceous earth during the filtration process। हमारे पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में आपको पता है, चाहे हम फिल्टर रखें, इसकी फिल्ट्रेशन करें, तो क्या होगा कि लिक्विड मटेरियल जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो है हमारे पास जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह क्या है, हमने उस सॉलिड्स के अंदर से सेमी सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर से सारा के सारा लिक्विड निकाल लिया। अब डीएटोमेशियस अर्थ भी ऐसे मटेरियल्स होते हैं, या अर्थ की एक फॉर्म है कि हमारे पास क्या है उसके अंदर जो है पोरस अर्थ होती है, ठीक है। यहाँ पे इसको कह रहे हैं पोरस मड की फॉर्म होती है। तो वहाँ से क्या है कि अब वो उसके अंदर से वाटर क्या हो सकता है, पास आउट हो जाएगा, या लिक्विड पास आउट हो जाएगा। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाएंगे, उसके ऊपर रिटेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मीन सिंपली एक हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो वहाँ से भी हम जो है वाटर को या लिक्विड मटेरियल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या प्रोसेस हो सकते हैं, स्टिपिंग इज अ मीन्स ऑफ सेपरेटिंग Stripping is a mean of separating volatile components from less volatile ones in a liquid mixture by the partitioning of the more volatile materials to a gas phase of air or steam। जो हमारे पास क्या है, स्टीम स्ट्रिपिंग। हम क्या कर रहे हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट को लेस वोलेटाइल कंपोनेंट्स के अंदर से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। कि अब पार्टीशनिंग का मतलब क्या है कि एक मटेरियल है वो अगर एक फेज से दूसरी फेज के अंदर चला जाए, ठीक है, वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करे कि वो दो फेजेस के अंदर पार्टीशंस हो जाए उसकी। तो ये हमारे पास पार्टीशनिंग का प्रोसेस है या स्ट्रिपिंग का प्रोसेस है। अगर ये स्टीम के अंदर हो रहा है कि मीन वोलेटाइल कंपोनेंट जो हैं वो गैस फेज में चल जाते हैं या स्टीम के अंदर जो है वो चले जाना है, तो ये स्टीम स्ट्रिपिंग हो जाएगी। मीन के वोलेटाइल कंपोनेंट्स को, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हैं उनको लेस वोलेटाइल से हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। द गैस फेज इज इंट्रोड्यूस्ड
into the aqueous solution or suspension containing the waste in a stripping tower that is equipped with the trays and bag to provide the maximum turbulence एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस फेज कि हमारे पास क्या है गैस फेज अगर हम क्या करें कि कोई एक गैस इंट्रोड्यूस करवा दें जो भी हमारे पास सॉलिड सस्पेंशन है या लिक्विड सस्पेंशन है या एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या होगा कि जो स्टिपिंग टावर है उसके अंदर क्या है कि बहुत सारी ट्रेस यहाँ लगी होती हैं जिसके अंदर अब वो ट्रेस क्या है जैसे ही मूव करती हैं तो वो टर्बुलेंस क्रिएट हो गए अब उस टर्बुलेंस की वजह से क्या है मीन के वहाँ पे तेज़ी से एयर और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड है वो तेज़ी से वापस में मूव कर रहे होंगे तो वहाँ पे जब तेज़ी से मूव करेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा होगा तो यहाँ से जब कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो लिक्विड फेज से कोई भी जो मटीरियल है वो जो नॉन वोलेटाइल है जो मोर वोलेटाइल है वो गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं The two major products are condensed vapor and this और स्टिप बॉटम रेजिड्यू उसकी वजह से हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या आ जाएगा कुछ मटेरियल जो है सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएंगे ठीक है जो बॉटम पे रह गया जिसे हम स्टिप बॉटम रेजिड्यू कह रहे हैं जिसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे और जो हमारे पास जो है गैस फेज के अंदर रह जाते हैं या जो हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट है उस तरह हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इसको The physical precipitation is used here as a term to describe the process in which the solid form from a solute in solution as a result of physical change in the solution as compared to chemical precipitation in which the chemical action in the solution produce an insoluble material हमारे पास क्या है कि हम फिजिकली भी क्या कर सकते हैं फिजिकल प्रेसिपिटेशन भी काज कर सकते हैं कि जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा केमिकली जो इनसॉल्युबल मटेरियल नहीं प्रोड्यूस हो रहा बल्कि हम फिजिकली जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं कि किसी भी सलूट को सोल्यूशन के अंदर से हम फिजिकली जो सेपरेट आउट कर रहे हैं या फिजिकल प्रेसिपिटेशन का काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास फिजिकल प्रेसिपिटेशन होगी ये बल्कि ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा ठीक है द मेजर चेंजेस दैट कैन कॉज फिजिकल प्रेसिपिटेशन आर द कूलिंग इन द सोल्यूशन कि कैसे हम कर सकते हैं फिजिकल प्रेसिपिटेशन कि कोई भी सोल्यूशन है उसकी कूलिंग कर दें तो क्या होगा कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लिक्विड वाला होगा वो हमारे पास ऊपर आ सकता है यहाँ हम क्या कर रहे हैं उसकी वेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट कर दें और अल्ट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कंपोजिशन के हम सॉल्वेंट की कंपोजिशन चेंज कर दें हम आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या फिर हमारे पास इस पार्टीशनिंग का प्रोसेस पढ़ा कि कोई भी एक मटेरियल एक सॉल्यूशन के अंदर है तो अगर हम उसके अंदर जो है दूसरा कोई सॉल्वेंट ऐड कर दें जिसके साथ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की अफिनिटी ज़्यादा हो तो वो क्या हो सकते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्वेंट के साथ चल जाते हैं तो ये उनकी पार्टीशंस हो जाती हैं या उसकी सॉल्वेंट की कंपोजिशन चेंज कर दी है हमने या सॉल्वेंट को चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं The most common type of physical precipitation by the alteration of solvent composition occurs when a water miscible or organic solvent is added to an aqueous solution so that solubility of salt is lower below its concentration in the solution कि हम जैसे मैंने आपको पार्टीशनिंग वाला प्रोसेस बताया या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो यही है कि अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं वाटर मिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि जो सलूट है उसकी अगर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन है तो वो उसके साथ चली जाएगी उसमें उसकी पार्टीशन हो जाएगी वो उसके साथ जो है प्रेसिपिटेट कर देगी और जो है हमारे पास जो है वो एक्वस सॉल्यूशन से निकल जाएगी तो हम इसको बाद में दोनों लेयर्स वगैरह जो बनती हैं तो उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं अब हमारे पास थर्ड प्रोसेस क्या हो सकता है कि हम फेस को ट्रांसफ़र करना है कि मिक्सचर जो है सॉल्यूट का मिक्सचर है उसको हम एक फेज से दूसरी फेज के अंदर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कि ये फेज ट्रांसफ़र है ठीक है फेज ट्रांसफ़र कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ अ सॉल्यूट इन अ मिक्सचर फ्रॉम वन फेज टू अनदर एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ फेज ट्रांसफ़र प्रोसेस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कि हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है अ प्रोसेस इन विच a substance is transferred from solution in one solvent usually water to another usually an organic solvent without any chemical change
पीछे अभी मैं बात कर रही थी कि हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी होता है कि जिसमें हमारे पास क्या है कि हम एक एक फेज से दूसरी फेज के अंदर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। When solvents are used to leach the substances from solid or sludges, the process is called leaching। कि अगर हमारे पास सॉलिड मटेरियल आ गए हैं या स्लजेस जो सेमी सॉलिड हैं तो वहाँ से इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये लीचिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड द प्रिंसिपल अप्लाइड टू लीचिंग। The solvent extraction and the major term applicable are summarized in the following figure. The same term and general principle applied to the leaching के जो process हमारे पास solvent extraction का होता है सेम वही process हमारे पास leaching का भी हो रहा है। डिफरेंस क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने मोस्टली क्या देखते हैं कि दो डिफरेंट सोल्यूशन है, एक एक्वस है और एक ऑर्गेनिक है हमारे पास सॉल्वेंट है, तो वहाँ पे सेपरेशन हो रही है। यहाँ हमारे पास क्या है कि सेमी सॉलिड मटेरियल्स हैं या सॉलिड मटेरियल हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास सॉल्वेंट है, तो उसकी सेपरेशन की जा रही है। तो सेम प्रोसेस जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। द मेजर एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टू वेस्ट ट्रीटमेंट हैज़ बीन used in the removal of phenol from the byproduct वाटर प्रोड्यूस इन द कोल्ड कुकिंग। के हमारे पास क्या है कि कहाँ यूज़ हो सकता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस कि फिनोल को जब हम इसकी सेपरेशन कर रहे हैं, फिनोल को जब रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट वाटर प्रोड्यूस इन द कोल्ड कुकिंग। कि हमारे पास जो है ये कोल्ड कुकिंग जो है जैसे आपको पता है कोल की बर्निंग का प्रोसेस है जिसमें वो कार्बन में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो हमारे पास कोल कुकिंग आ जाता है। तो वहाँ पे जो फिनोल जो है बाय प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रही होती है वाटर के साथ, तो ये हमारे पास क्या है कि इसको सेपरेट आउट करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। यहाँ हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम हैज़ार्डस वेस्ट बाय द एक्सट्रैक्शन विद सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट फ्रॉम द वेस्ट वाटर। हमारे पास क्या है कि जो ओके ये थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे है तो एक लाइन मिस हो जाती है यहाँ से। ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर क्या है यूज़ हो रहे हैं कि ये प्रोसेस यूज़ हो सकता है एंड केमिकल सिंथेसिस दैट इन्वॉल्व फिनोल के हम क्या है फिनोल को जो कि केमिकल पेट्रोलियम कोल की कुकिंग में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रही है या पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में प्रोड्यूस हो रही है, या आप कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फिनोल जो है प्रोड्यूस हो रही है और साथ साथ क्या है बाय प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, तो या कहीं फिनोल इन्वॉल्व है किसी प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट फिनोल है तो उसको भी रिमूव करने के लिए वाटर के साथ जो है इसको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया सकता है। सम possibilities for treatment of hazardous waste by the extraction with the supercritical carbon dioxide include removal of organic contaminant from wastewater, extraction of organohalide pesticide from the soil, extraction of oil from the emulsion used in aluminium and steel processing and the regeneration of the spent activated carbon। कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है कि ये वाला प्रोसेस के एक्सट्रैक्शन का कि हमारे पास वेस्ट वाटर के अंदर से अगर हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट को निकालना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं हम उसको उसकी रिमूवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। या ऑर्गेनोहेलाइड्स जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, उसको सॉइल के अंदर से भी रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि इसके अलावा इमल्शंस के अंदर से ऑयल को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, स्टील या एल्युमिनियम की प्रोसेसिंग के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन ऑफ स्पेंट एक्टिवेटेड कार्बन के हमारे पास एक्टिव स्पेंट फ्यूल क्या होता है कि जो थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं हम फ्यूल को कोई भी मशीनरी को चलाने के लिए कोई भी व्हीकल को चलाने के लिए, तो हमारे पास स्पेंट फ्यूल आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास स्पेंट एक्टिवेटेड कार्बन है उसको रीजनरेट करने के लिए या उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी जो है वो ये प्रोसेस यूज़ किया सकते हैं। वेस्ट ऑयल कंटेमिनेटेड विद दी
Polycyclic benzene metal and water can be purified using the supercritical ethane कि हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे इसको इथेन को भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट साइक्लिक बेंजीन या मेटल वगैरह को सेपरेट आउट करने के लिए। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, फीड ऑफ सोल्यूशन और अदर मैट्रिक्स फ्रॉम विच द मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड कि हमारे पास क्या है, जो सोल्यूशन का मिक्सचर है हम वो एक्सट्रैक्शन रिएक्शन के अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि दूसरा जो सॉल्वेंट होता है हम वो वाला सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सॉल्वेंट इनटू विच द मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड के एक तरफ हमारे पास क्या है वो सोल्यूशन है, ये सेमी सॉलिड सा मटेरियल है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है सॉल्वेंट होता है कि उसको एक्सट्रैक्शन रिएक्शन के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्टिव मटेरियल इन सॉल्वेंट के हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमने इस सॉल्वेंट के अंदर निकाल लिया, तो वो एक्सट्रैक्ट जो बन गया वो निकल आया और दूसरी साइड पे जो रेजिड्यू है वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, द रेफिनेट ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम द मटेरियल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड कि हमारे पास जो रेजिड्यूज हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या था, आउटलाइन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या लीचिंग प्रोसेस विद इम्पोर्टेंट टर्म अंडरलाइंस। हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि एक रिएक्शन एक्सट्रैक्शन रिएक्शन रिएक्टर है कि जिसके अंदर ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। हम क्या करते हैं जिसमें मटेरियल की जिस वेस्ट की हमने एक्सट्रैक्शन करनी है उसको ऐड करते हैं और साथ साथ क्या है हमारे पास दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, चाहे उसकी डिफरेंट हाई स्पीड पे रोटेशन करवाएं तो क्या हो सकता है कि जो भी सब्सटेंस है जो हमारा डिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो एक सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगा और वो उसको सेपरेट आउट कर लिया जाएगा और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट आ जाती है जो रेसिड्यू होगा वो दूसरी साइड पे हमारे पास इसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू अ सॉलिड फेज इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन कि हमारे पास क्या है हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। आपको पता है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से जो लिक्विड फेज से हम सॉलिड फेज में कैसे लेके आ सकते हैं कि उसके ऊपर उस पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कर दिया जाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्जॉर्बेंट इज द एक्टिवेटेड कार्बन जिसे हम एक्टिवेटेड चारकोल भी कहते हैं, यूज फॉर द सेवरल पर्पस इन द वेस्ट ट्रीटमेंट कि वेस्ट ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूज भी हो रही होती है। इन सम केसेस इट इज़ एडिक्वेट फॉर द कंप्लीट ट्रीटमेंट कि हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं तो ये समटाइम्स कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर कई दफ़ा हमें पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़ती है और कई दफ़ा अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वरना मैक्सिमम यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारे पास प्रोसेस। इट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू प्री ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट streams going into the process such as reverse osmosis to improve the treatment efficiency and reduce the falling कि हमारे पास क्या है कि इसको जो है हमारे पास वेस्ट की जो डिफरेंट फ्लो जा रहा है, जो डिफरेंट फ्लो जा रहा होता है वेस्ट का उसके अंदर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि मीन प्री ट्रीटमेंट ऑफ दी वेस्ट में के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि पहले इसको एक्टिवेटेड कार्बन के साथ ट्रीट कर दिया जाए, मीन इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कर दिया जाए। उसके बाद जो हमारे पास जो रिमेनिंग सब्सटेंस होंगे वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, पहले हमने एब्जॉर्प्शन करवा ली, उसके बाद हमने रिवर्स ऑस्मोसिस करवा लिया ताकि हमारे पास जो है एक तो ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी भी बढ़ गई और दूसरी बात ये है कि जो जो बैड स्मेल थी या जो बैड उसके ऊपर हार्मफुल और स्मेल वाले जो केमिकल्स थे उनको भी हम लोग ने वहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। Effluent from the other treatment process such as the biological treatment of degradable organic solute in water can be polished with the activated process। ठीक है, अब ये पॉलिशिंग का प्रोसेस है, मीन हमारे पास जो ट्रशनी ट्रीटमेंट थी, ठीक है, ये लास्ट पे हमारे पास क्या है हम इस प्रोसेस को यूज़ करने हैं। तो हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी जो हमारे पास क्या है कि जो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉल्यूट है उसको भी हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। डीएक्टिवेटेड कार्बन absorption is most effective for removing from water those hazardous waste materials that are truly water soluble and have high molar masses such as xylene, naphthalene,
साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, फिनोल, एनिलीन, डाइस एंड सर्फेक्टेंट। कि ये जो है हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं कि उन मटेरियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जो पानी में लेस सॉलेबल हैं और जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जल्दी से एक्टिवेटेड कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो वहाँ से हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन डज नॉट वर्क वेल फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर हाईली वाटर सोलेबल और पोलर। के जो लेस सोलेबल हैं पानी के अंदर, उनके लिए ये तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सोलेबल हैं उनके लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। Solid other than the activated carbon can be used for desorption of the contaminant from the liquid waste। के activated carbon के अलावा हम और बहुत सारे materials हैं उनको use कर सकते हैं। These include synthetic resin composed of organic polymer and the mineral substances। के हम resins को भी use कर सकते हैं। वो हमारे पास होते क्या हैं कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ही होते हैं या मिनरल्स ही होते हैं, या आपने जियोलाइट का लफ्ज़ पढ़ा होगा, या सिलिका जेल होती है, एल्यूमिना जेल होती है। इनको भी हम एब्जॉर्प्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, एडजॉर्बेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो है दूसरे मटेरियल्स ये अटैच हो जाते हैं, और जब ये अटैच होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। फोर्थ प्रोसेस हमारे पास क्या आ सकता है कि मॉलिक्यूलर सेपरेशन का प्रोसेस कर लें। मीन आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ कर ली जाए किसी भी प्रोसेस के अंदर, जैसे ऑस्मोसिस है या डायलिसिस है, इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हैं। फिल्ट्रेशन है जिसमें हम जैसे फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो भी इसी तरह हमारे पास क्या है कि ऐसी कोई मेम्ब्रेन यूज़ कर ली जाए जिसके अंदर क्या है पोर्स हैं, तो वो कुछ अब वो पोर्स हैं तो वो पोर्स किसी स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल्स को क्रॉस आउट होने देंगे ना, तो जो जिसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा या जो बड़े साइज का पार्टिकल्स है तो वो उस फिल्टर के ऊपर से पास आउट नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी हैं जो कि कुछ मटेरियल्स को पास आउट होने देती हैं और कुछ को पास आउट नहीं होने देती। तो यहाँ पे हम इस तरह के यूज़ करके हम ये इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर सेपरेशन के अंदर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं और साइज की बेस पे डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। A major class of physical separation is the molecular separation, often based upon the membrane process in which the dissolved contaminant or solvent pass through the size selective membrane under the pressure। कि specific size की मेम्ब्रेन्स के पोर होते हैं, तो हाई प्रेशर के ऊपर जो है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा डायलिसिस वगैरह के बारे में भी। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर रिलेटिवली प्योर solvent phase usually water and the concentrated unranged with the solute impurities। अब हमारे पास क्या है कि क्या होगा कि जो पार्टिकल्स इसके अंदर से पास आउट हो रहे हैं उनका साइज क्या है, स्मॉल है। जैसे वाटर है, वाटर का जो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है वाटर हमारे पास यहाँ पे, तो क्या है ये वाटर या फिर जो अदर सॉल्वेंट है वो तो पास आउट हो जाएंगे, लेकिन जो स्लूट पार्टिकल्स होंगे, जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो तो पास आउट नहीं हो सकते। तो इसलिए क्या होगा कि उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, पानी सारा निकल गया, लिक्विड फेज निकल गई, और जो सॉलिड फेज रहेगी है हमारे पास, तो वो क्या है, वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूट इम्प्योरिटीज होंगे और वाटर या फिर जो है सॉल्वेंट हमारे पास इजीली सेपरेट आउट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और हाइपर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ये मेम्ब्रेन यूज़ की जाती हैं और मेम्ब्रेन्स की जो स्पेसिफिक पार्टिकल साइज है, अब पार्टिकल साइज भी स्पेसिफिक है, तो जिसकी बेस पे ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर साइज वाले मटेरियल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, द हाइपर फिल्ट्रेशन अलाउ पासेज ऑफ द स्पीशीज विद द मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ अबाउट 100 and 500, whereas the ultrafiltration is used for the separation of the organic solute with the molar masses of about 500 to 10 raised to power 6। ठीक है, कि जिनका पार्टिकल साइज जो है या मोलर मास ज़्यादा है उनको ये पास आउट करने देता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, उनके लिए है। और हाइपर फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास क्या है, जिनका पार्टिकल्स जो मोलिकुलर मास है वो हमारे पास कम है। With both of these techniques, water and the lower molar mass solute under high pressure pass through the membrane as a stream of purified permeate। हमारे पास क्या है कि वाटर या फिर अगर जो कोई भी स्मॉलर साइज का जो सलूट है वो तो इसके अंदर से पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है ऊपर जो क्या रह जाएगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो लार्जर पार्टिकल साइज हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, leaving behind a stream of concentrate containing impurities in the solution।
और सस्पेंशन, कि हमारे पास जो सोल्यूशन और या सस्पेंशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। और पानी जो है या लिक्विड जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, वो उसके अंदर से पास आउट हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड हाइपर फिल्ट्रेशन आर easily useful for concentrating the suspended oil, grease और fine solid in water, कि वाटर के अंदर से हमारे पास जो सस्पेंडेड ऑयल है, ग्रीस है या फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए ये यूज़ की जा सकती हैं। दे आल्सो सर्व टू कंसनट्रेट the solution of the large organic molecules and heavy metal ion complexes, कि इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, मीन कि कंसनट्रेटेड मटेरियल्स बन जाते हैं। जब उसके अंदर से लिक्विड मटेरियल या वाटर ही निकल जाएगा तो वो जो हमारे पास क्या है कि कोई भी जो मटेरियल है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ द मेम्ब्रेन टेक्निक, के रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे पास, आपको पता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या, आपने पढ़ा हुआ पीछे कि हमारे पास क्या है कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब भी कोई एक सॉल्यूट जो है सोल्यूशन के अंदर मिक्स हुआ हुआ है, सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर सॉल्वेंट सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो अगर इस सोल्यूशन को किसी लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन या सॉल्वेंट के साथ रखते हैं तो क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसनट्रेशन की वजह से क्या है ये सोल्यूशन वाली साइड पर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तक मूव करते हैं जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अब क्या, और रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि हम हाई प्रेशर देते हैं सोल्यूशन वाली साइड पे ताकि जो सॉल्वेंट है वो इसकी तरफ मूव ना कर सकें। और ये सारा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है, कि जहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल साइज जो होता है स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू स्लूट पार्टिकल्स के। तो स्लूट पार्टिकल्स जो है वो तो पास आउट नहीं हो सकते, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास आउट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हम रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके ऊपर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हम मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोक सकते हैं या उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है सोल्यूशन है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसके अंदर से सॉल्वेंट को निकालना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जो है इनके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ हो रही होती है, तो यहाँ से हम सॉल्यूट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस यूजेस हाई प्रेशर टू फोर्स द परमिएट थ्रू द मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग अ कंसनट्रेट कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ द डिजोल्व सॉल्ट, के हमारे पास जो है वाटर या सॉल्वेंट जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता सोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर से हम निकाल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर देना चाहे दे के, तो हमारे पास क्या है जो रिमेनिंग होगा वो वेरी कंसनट्रेटेड साल्ट्स वगैरह या हमारे पास कंटेमिनेंट्स होंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोडायलिसिस समटाइम यूज टू कंसनट्रेट प्लेटिंग वेस्ट employs membrane alternatively परमिएबल टू केटाइन और टू एनायंस, के हमारे पास इलेक्ट्रोडायलिसिस के प्रोसेस भी कर सकता है कि वो किसी एक तरह के आयंस को पास आउट होने देते हैं और दूसरी तरह के आयंस को पास आउट नहीं होने देते, जिसकी वजह से हम ये जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आपको किडनी मशीन के बारे में पता होगा कि जो हम आर्टिफिशियली डायलिसिस कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है कि उसमें भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो वो मेम्ब्रेन्स जो है ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका, जैसे रेड ब्लड सेल वगैरह हैं या अदर प्रोटीन है, उनका पार्टिकल साइज बड़ा है तो वो मेम्ब्रेन्स के अंदर से पास आउट नहीं हो सकते, वो वहीं पे रह जाएंगे। लेकिन जो हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड वगैरह या ऐसा कि जो यूरिया वगैरह आते हैं, तो वो क्या है हमारा किडनी यही इन्हीं को डायलिसिस कर रहा होता है ना, इन्हीं को हमारे ब्लड के अंदर से निकाल के जो है एक्सट्रीशन कर रहा होता है। अगर किसी का किडनी ख़राब हो जाता है तो उसकी जो है किडनी डायलिसिस किया जाता है। तो यही प्रोसेस है कि वो जो ब्लड की अंदर जो रेड ब्लड सेल या प्रोटीन है वो तो उसी मेम्ब्रेन्स के अंदर रह जाएंगी, लेकिन जो है हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी के साथ जो है वो बाहर निकल आता है, तो हमारे पास जो है मेन के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ही होती हैं जो कि सॉल्यूट को सेपरेट आउट कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रोसेस हो सकता है कि वो एक तरह के आयंस को मूव करने दें, दूसरी तरह के आयंस को मूव ना करने दें, तो हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेपरेशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस विद द डायरेक्ट करंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, के हम अगर इलेक्ट्रोड डायलिसिस का प्रोसेस करें, मीन एक सिंपल डायलिसिस है जिसमें कोई मशीन ना यूज़ करें, नेचुरली भी हो सकता है, या फिर हम इलेक्ट्रोड्स के थ्रू मीन इलेक्ट्रिकल सेल्स वगैरह बना के हम जो है इसको करें,
तो वो हमारे पास क्या है कि कहाँ से आएगा कि हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए होंगे, तो उनके दरम्यान में जैसे ही करंट पास आउट करेगा तो ये साथ साथ उसी तरह मूव करेंगे। द ड्राइविंग फोर्स, अच्छा, द अल्टरनेट लेयर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन कंटेन द कंसंट्रेटेड ब्राइन एंड द प्योरीफाइड वाटर, कि हमारा इस तरह हमारे पास क्या है कि जो साल्ट्स वगैरह है जी, कंसंट्रेटेड साल्ट्स वगैरह है, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, और साथ साथ जो है हमारे पास जो लिक्विड मटेरियल्स है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे पास फिजिकल मेथड्स कि हम किस तरह वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से मीन हमें पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल नेचर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, गैस है, कोई भी कंटामिनेंट, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी बेस पे हम या तो फेस की सेपरेशन कर सकते हैं, या फेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फेस की ट्रांजिशन कर सकते हैं, या मॉलिक्यूलर हमारे पास जो है सेपरेशन है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड्स ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट के केमिकल मेथड हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं कि वेस्ट ट्रीटमेंट के हम उनको अप्लाई करते हैं ताकि हम वेस्ट को सेपरेट आउट कर सकें और जो है यूजफुल मटेरियल है उसके अंदर से निकाल सकते हैं। The applicability of the chemical treatment to waste depend upon the chemical properties of the waste constituent, कि हमारे पास जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, इसी तरह हम क्या करेंगे, अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे पहले। उसी बेस पे हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मीन कि कोई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, या कौन कौन सा बिहेवियर हम देख सकते हैं, या कौन सा प्रोसेस हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो क्या है, एसिड बेस्ड प्रोसेस जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कर सकते का कह सकते हैं। तो कोई एसिड है तो उसको बेस के साथ ट्रीट करके उसकी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। अगर कोई बेस है उसे एसिड के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो सकते हैं, या केमिकल प्रेसिपिटेशन हो सकती है, और कम्प्लेक्सेशन बिहेवियर होता है, मीन चिलेट्स बन गए या कम्प्लेक्स बन सके, या उसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं, फ्लेमेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी चेक करी, उसकी क्रोसिविटी कितनी है कि कितना वो क्रोसिव है और कितना नहीं है, एंड कंपैटिबिलिटी विद दी अदर वेट्स, के वो कितना कंपैटिबल है, कि कितना वो रेजिस्टेंट है, या कितना वो स्टेबल है इन्वायरमेंट के अंदर, और कितना वो हार्मफुल है अदर सब्सटेंसेस के लिहाज से। ठीक है, द केमिकल बिहेवियर ऑफ वेस्ट ट्रांसलेट्स टू वेरियस यूनिट्स operation for the waste treatment are based upon the chemical properties and the reaction are given below, कि हमारे के पास क्या है कि केमिकल बिहेवियर की बेस पे हम उसके ऊपर जो है कि केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कि मीन वहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम उसके ऊपर जो है किसी भी वेस्ट के ऊपर केमिकल रिएक्शन अप्लाई करते हैं। किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे ताकि हम वेस्ट को सेपरेट आउट कर सकें या वेस्ट की ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन है। वेस्ट एसिड एंड बेसिस आर ट्रीटेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन, के हमारे पास कोई भी अगर बेस है तो उसमें क्या होगा, OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और अगर उसको एसिड के साथ ट्रीट करते हैं जिसमें H पॉजिटिव होता है तो क्या है कि आपको पता है जब भी बेस और एसिड मिले होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है और वो वाटर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Although simple in principle, neutralization can present some problems इन प्रैक्टिस, कि हमें लग तो रहा है कि बड़ा सिंपल है लेकिन समटाइम जो है इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दीज इंक्लूड एवोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंटामिनेंट्स, mobilization of the soluble substances, excessive heat generated by the neutralization reaction, and corrosion to ऑपरेटर्स, के हमारे पास क्या है, हमें लग तो रहा है कि सिंपल है कि एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट कर दें, बेस है तो एसिड के साथ रिएक्ट कर दें, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, वो भी वहाँ से क्या है रिमूव हो सकते हैं, उनकी एवोल्यूशन हो सकती है, या जो सोलेबल सब्सटेंसेस हैं वो उनकी मूवमेंट की हो सकती है, मीन वो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस उनका हो सकता है कि वहाँ से वो एक जगह से रिमूव हो जाए और मूव कर जाए यहाँ से। यहाँ आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलता है तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है और साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी जनरेट हो रही होती है। तो जो हीट जनरेट हो रही होती है
ये हमारे पास क्या है कि ये भी प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास क्या है कि जो जिस कंटेनर के अंदर जो या जिस अपरेटस के अंदर ये एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास अगर क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो उसकी क्रोजन भी काज कर सकता है। तो लग तो रहा था कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाय एडिंग टू मच और टू लिटल of the neutralizing agent, it is possible to get the product that is too acidic or basic। कि अगर हमारे पास बेसिक है वेस्ट, उसके अंदर थोड़ा सा हम एसिड डाल रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा एसिड डालने से तो काम पूरा नहीं होगा, तो वो भी वो या तो बहुत ज़्यादा बेसिक ही रह जाएगा। या अगर हमारे पास क्या है कि एसिडिक है, तो हम थोड़ी सी उसके अंदर बेस डाल रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है कि वो थोड़ा सा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, लेकिन अभी भी फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है कि कितना हमने डालना है कोई भी न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, एसिड या बेस, ताकि वो कम्प्लीटली उसको न्यूट्रलाइज कर सके। लाइम जो हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इज वाइडली यूज एज द बेस फॉर द ट्रीटिंग एसिडिक वेस्ट। के हमारे पास एसिडिक वेस्ट है, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द लाइम्स limited solubility, solution of the excess lime do not reach extremely high pH values। हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है लाइम को यूज़ करने का, कि एक तो ये बेसिक है, एसिडिक वेस्ट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरी बात ये कि लाइम इतनी जल्दी जो है वो सोलेबल नहीं होता, तो हमारे पास क्या है कि जिसकी वजह से क्या होगा कि ये अगर ये बहुत जल्दी सोलेबल हो जाता तो क्या होता कि ये हमारे पास पीएच बेसिक इन्वायरमेंट बढ़ा देता, तो पीएच क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस हम ये भी तो कह सकते थे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लें, हमें पता है वो बहुत जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, तो पीएच जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो इसकी बजाय हम लाइम को यूज़ करेंगे जिसमें पीएच का इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ relatively inexpensive acid for the treatment of alkaline waste। के हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हम इसको बेसिक वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये भी हमारे पास क्या है कि आयनाइज हो सकता है, कि पहले जो है अपना एक एच रिमूव करे फिर दूसरा एच अपना रिमूव करता है, तो ये भी हमारे पास क्या है कि हाईली एसिडिक बना सकता है। तो इसकी बजाय हम क्या है कि जो लेस स्ट्रॉन्ग एसिड हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि सल्फ्यूरिक एसिड नो डाउट हमारे पास इन एक्सपेंसिव एसिड तो है, लेकिन इसका भी प्रॉब्लम तो ये हमारे पास करता है। हाउएवर द एडिशन ऑफ टू मच सल्फ्यूरिक एसिड कैन प्रोड्यूस हाईली एसिडिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हम इसको ज़्यादा डाल देंगे तो हाईली एसिडिक प्रोडक्ट बन जाएगी। फॉर सम एप्लीकेशन एसिटिक एसिड इज़ प्रेफरेबल, कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। एज नोटेड अबव, एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड एंड एन एक्सेस ऑफ इट डज लिटल हार्म। कि अगर हमारे पास ये हम वीक एसिड को यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बजाय, तो हमारे पास क्या है कि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एज नोटेड अबाउ, ओके, एसिटिक एसिड वीक एसिड और इसकी ज़्यादा अमाउंट हमारे लिए नुकसानदार नहीं हो सकती। इट इज़ आल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड बायोडिग्रेडेबल। हमारे पास क्या है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ये इजीली बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है। हमारे पास पता है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड के अपने भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है, तो इसलिए हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पीएच एडजस्टमेंट इज ऑफन रिक्वायर्ड प्रियर टू द एप्लीकेशन ऑफ अदर वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। के हमारे पास क्या है कि अदर केमिकल ट्रीटमेंट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि पीएच को एडजस्ट कर लेते हैं, मीन न्यूट्रल के करीब ले आते हैं, 7 पीएच के करीब ले आते हैं। ठीक है, 6 से और उसके साथ जो है 7-8 के करीब ले आते हैं, ताकि ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई पीएच हो, ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा लो पीएच हो। द प्रोसेस दैट में रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइजेशन इंक्लूड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव आपको पता है पीएच चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन के प्रोसेस जो है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी हमें पता है कि वो भी पीएच पे डिपेंडेंट है। वेट एयर ऑक्सीडेशन, स्टेपिंग एंड आयन एक्सचेंज, ये ऑल जो है हमारे पास पीएच पे डिपेंड करते हैं।
कि स्पेसिफिक पीएच पे इनका फिनोमेना हो रहा होता है, और अगर हम पीएच चेंज कर देंगे तो ये प्रोसेस भी चेंज हो सकता है। Microorganisms usually required a pH in the range of 6 to 9, so neutralization may be required prior to the biochemical treatment। क्या हमारे पास जो है, हमने जो बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए भी हमारे पास क्या है कि ये सारी पीएच को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमारे पास। अगर हमारे पास जो पहला प्रोसेस है कि वो पीएच की एडजस्टमेंट का, तो हम सबसे पहले ही जो है वो उसको पीएच को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर जो है उसको जो है कोई भी बायोकेमिकल ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं यहाँ। तो ये तो था, हमने स्टार्ट किया कि केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल ट्रीटमेंट है उसका प्रोसेस हमने स्टार्ट किया कि ये हमारे पास क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है। और सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें अगर एसिडिक वेस्ट है तो उसको बेस के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं, और बेस अल्कलाइन वेस्ट है तो हम उसकी एसिड के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब हमने ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करना है, ना ही हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करनी है, ताकि हमारे पास जो है उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट, जो अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो ना प्रोड्यूस हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, लाइम को यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ क्या है एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। मीन के वीक एसिड और वीक बेस यूज़ कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। इसी तरह हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोसेस जो है वो पीएच पे डिपेंड होते हैं, तो हम पहले पीएच को एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो कैरी आउट करते हैं इसके ऊपर।